हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जी हां, बीए पार्ट 1 यानी बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बारे में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों साल मॉडल पेपर के बारे में चर्चा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसी के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। और जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बराबर मिलती रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसमें उपलब्ध जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है ऊपर बीए सेकेंड सेमेस्टर। जी हाँ, बीए पार्ट 1 का ये सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो है। सेकेंड सेमेस्टर का मॉडल पेपर है। इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य के बारे में इसमें चर्चा की गई है दोस्तों। और इसी तरह का पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा, ऐसे ही इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर नोट दिया रहेगा, पेपर में सबसे पहले नोट दिया रहेगा और इस नोट को आपको सबसे पहले पढ़ना है। निर्देश को ठीक से पढ़ना है कि क्या चीज़ है जो इस पेपर में, जो निर्देश में बताया जा रहा है कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आपको करने हैं, कितने सेक्शन में पेपर डिवाइड है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस, यानी सारे सेक्शन करिए एज पर इंस्ट्रक्शन, कि जैसा कि निर्देश दिया गया है, यानी निर्देश के अनुसार आपको सारे सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपसे कितने सेक्शन में दोस्तों आपका पेपर डिवाइड होगा? आप जानते हैं कि सेक्शन 3 सेक्शन में आपका पेपर जो है वो डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन जिनको आप अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न कहते हैं हिंदी में। तो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न रहेंगे जिनका आंसर आपको, देखिए यहाँ निर्देश दिया गया है, अभी आपको बताया जा रहा है कि कितने वर्ड्स में देना होता है। उसके बाद सेक्शन बी रहेगा जिसमें आपका शॉर्ट आंसर इंक्लूड किया जाता है, यानी सेक्शन बी में जो शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। सेक्शन सी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है। जी हाँ, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उनके वो जो क्वेश्चन हैं वो उस सेक्शन सी में इंक्लूड किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप को यहाँ पर देखने हैं, इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ये लिखा गया है, यानी सेक्शन ये में फिर एक बार नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी एक बार फिर से निर्देश दिया गया है कि सेक्शन ये में आपको क्या करना है। तो पहले ये लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी सारे प्रश्न करिए। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो आपको देना है वो कितने शब्द में देना है दोस्तों? 50 शब्द में देना है। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो आपको देना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो आपको लिखना है वो 50 वर्ड्स के नियर अबाउट, यानी लगभग आपके जो है 50 वर्ड्स में होने चाहिए। इधर उधर 2 4 10 वर्ड हो जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका पूरा जो मैटर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए आंसर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है और 1 में ये पहला खंड दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपके 10 क्वेश्चन छोटे छोटे इंक्लूड होंगे। तो पहला, यानी पहले का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी नाटकीय एकालाप क्या है? बहुत ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो नाटकीय एकालाप क्या है? आंसर में आप देखते हैं कि नाटकीय एकालाप क्या है। आंसर में देखिए अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? इज़ अ पोयम, यानी एक कविता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक कविता है, वैसे ड्रामा से रिलेटेड है, यानी नाटकीय है। तो आप ये मत समझिए कि प्रोज की फार्म है, यानी गद्य का रूप है। ये क्या है? पोएट्री का फार्म है, यानी एक कविता है। इन विच देयर इज़ वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसिंग
एन इमेजिनरी ऑडियंस। जी हाँ, इसमें क्या होता है नाटकीय कलाप में, ये एक ऐसी कविता है कि जिसमें क्या होता है, देयर इज़ वन इमेजिनरी स्पीकर, यानी एक काल्पनिक वक्ता होता है जो एड्रेसिंग एन इमेजिनरी ऑडियंस, यानी एक काल्पनिक श्रोता को संबोधित करता है। इन मोस्ट ऑफ देम, आगे देखिए, इन मोस्ट ऑफ देम यानी इनमें से ज़्यादातर क्या होता है, अटेम्प्ट इज़ मेड टू इमिटेट नेचुरल स्पीच, यानी इनमें से ज़्यादातर क्या करते हैं, वो प्रयास करते हैं ये बनाने का एक नेचुरल स्पीच, यानी प्राकृतिक स्पीच आप कह सकते हैं, भाषण कह सकते हैं। तो नेचुरल स्पीच बनाने का क्या करते हैं, इमिटेट अर्थात नकल करते हैं, यानी वो जो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो राइटर लिखते हैं तो उसमें जो ऑडियंस और जो स्पीकर होते हैं वो पोएट ये कोशिश करता है कि वो एक नेचुरल स्पीच की तरह लगे, उसकी नकल करता है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी पहले का दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइन्स आर दियर इन सोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वैसे आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आप जान लीजिए कि दियर आर 14 लाइन्स इन सोनेट, यानी सोनेट जो पोएट्री का फॉर्म है, सोनेट जो है उसमें क्या होता है कि कितनी लाइन्स होती हैं। तो आप जाने रहिए 14 लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं। पहले के 2 चैप्टर आपके सोनेट ही दिए गए हैं, यानी शेक्सपियर साहब का दिया गया है जो आपका चैप्टर है वो सोनेट ही है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, या ऐसे करके चैप्टर जो है वो उसमें क्या है कि ये सोनेट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी सोनेट है जॉन मिल्टन साहब की। तो ये इसमें कितनी लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, व्हाट इज़ टेरजा रीमा। जी हाँ, टेरजा रीमा क्या है, ये आपका जाने रहिए कि टेरजा रीमा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, टेरजा रीमा क्या चीज़ है। आंसर में देखिए, इट इज़ अ वर्स ऑफ 3 लाइन्स, यानी वर्स है, एक पद्य है, कविता है, क्या है, 3 लाइन्स की, यानी 3 लाइन्स का ये क्या हो, 3 लाइन का ये एक छंद होता है। इट इज़ इन फैक्ट, ये वास्तव में एन इटालियन वर्स फॉर्म ऑफ टेरसेस्ट, यानी ये एक इटालियन पद्य है, इटालियन कविता है, यानी इटली से प्रारंभ हुई है, इटली में इसको प्रारंभ किया गया है। टेरसेट अर्थात 3 लाइनों की ये कविता होती है। इट इज़ अ ग्रुप, आगे देखिए, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स लाइक अ ट्रिपलेट। जी हाँ, जी हाँ, ये 3 लाइनों का एक ग्रुप होता है लाइक अ ट्रिपलेट, यानी त्रिपदी छंद की तरह, त्रिपदी छंद की तरह ये 3 लाइन का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, समूह होता है। इट इज़ अ वर्स अरेंजमेंट इन व्हिच द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन्स रीम टूगेदर। जी हाँ, ये एक ऐसा पद्य होता है, ऐसी कविता होती है कि जिसमें जो अरेंजमेंट, उसकी व्यवस्था जो होती है वो क्या होता है कि इन व्हिच द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स, यानी पहली और तीसरी लाइन जो होती है वो उसकी तुकबंदी होती है, राइम टूगेदर, अर्थात एक दूसरे से तुकबंदी। आप समझते हैं कि कविता की लाइन्स होती हैं, पोएम की जो लाइन्स होती हैं उसमें क्या होता है कि लास्ट में जो एक पहली लाइन के लास्ट में जो जिस तरह के मात्राएं आती हैं, जिस तरह के शब्द आते हैं, ठीक उसी तरह के शब्द अगर दूसरी लाइन या तीसरी लाइन में आते हैं तो उसी को राइम स्कीम यानी तुकांत सिस्टम कहा जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि पहली लाइन और तीसरी लाइन इसमें क्या होता है, एक दूसरे से तुकांत होते हैं अर्थात राइम टुगेदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ अ राइम स्कीम इन पोएट्री। राइम स्कीम क्या होती है पोएट्री में। जी हाँ, आप समझ लीजिए कि राइम स्कीम क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोएट्री में राइम स्कीम क्या चीज़ है, देख लीजिए आंसर में। आंसर देखते हैं, अ राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ साउंड। जी हाँ, राइम स्कीम क्या होता है, साउंड का पैटर्न होता है, अर्थात ध्वनियों का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है कि किस तरह से उसमें प्रयोग की गई हैं। तो राइम स्कीम क्या होती है दोस्तों, एक ध्वनि का एक पैटर्न है। दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ अ लाइन आर स्टेंजा, यानी जो लाइन के अंत में अथवा स्टेंजा के अंत में रिपीट होती है, यानी दोहराती रहती है, आती रहती है के बाद दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन में एक दूसरे से वो राइम होते हैं। आगे देखते हैं कि राइम स्कीम कैन चेंज लाइन बाय लाइन, यानी राइम स्कीम लाइन बाय लाइन भी चेंज हो सकती है, स्टेंजा बाय स्टेंजा भी चेंज हो सकती है। आर कैन कंटिन्यू, यहाँ पर देखिए आर कैन कंटिन्यू
थ्रो आउट अ पोएम, अथवा क्या होता है कि सारी पोएम में कंटिन्यू यानी एक तरीके से भी राइम स्कीम का यूज किया जा सकता है। यानी राइम स्कीम एक लाइन या दूसरी लाइन में चेंज हो सकती है, स्टेंजा में एक स्टेंजा से दूसरे स्टेंजा में चेंज हो सकती है, अथवा पूरी कविता में सेम टू सेम रह सकती है। तो ये होता है राइम स्कीम। यानी राइम स्कीम फाइनली आप जाने रहिए क्या है, पैटर्न ऑफ साउंड, यही राइम स्कीम की डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न, यानी शेक्सपियर साहब का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो आंसर में देख लीजिए दोस्तों कब हुआ था कि विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 23 1564, यानी विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म अप्रैल 23 1564 में हुआ था। जी हाँ, 23 अप्रैल 1564 में शेक्सपियर साहब का जन्म हुआ था। कहीं कहीं दोस्तों आपको लिखा मिलेगा 26 अप्रैल भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, यानी कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत है इनके जन्म के बारे में। और कहाँ हुआ था तो स्टेटफोर्ड ऑन एवन, आगे उसी में आप चाहें तो जोड़ सकते हैं कि शेक्सपियर साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्टेटफोर्ड ऑन एवन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। पहले का छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी सॉनेट वर रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर साहब ने कितनी सॉनेट्स लिखी हुई है, कितनी उन्होंने सॉनेट लिखी है, इसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर साहब ने कितनी सॉनेट लिखी हैं। सॉनेट का मतलब आप समझ रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि सॉनेट क्या है, पोएट्री का फॉर्म है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। तो वैसे आप जाने रहिए कि सॉनेट ही ज़्यादातर पोएम में शेक्सपियर साहब ने लिखा है, यानी काव्य में ज़्यादातर सॉनेट ही उन्होंने लिखा है। बाकी उन्होंने ड्रामा, बहुत सारे फेमस ड्रामा उन्होंने लिखे हैं जो प्रो सेक्शन में हैं। तो शेक्सपियर, आंसर में देखिए शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स, यानी कितनी सॉनेट्स, 154 सॉनेट जो है शेक्सपियर साहब ने लिखी है। इसको याद रखिएगा। अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि उन्होंने किसको एड्रेस किया है, यानी शेक्सपियर साहब ने इन सॉनेट को किसको एड्रेस किया, किसको संबोधित करके लिखा हुआ है, तो दो लोगों को संबोधित करके लिखा है उन्होंने, एक मिस्टर WH और दूसरी डार्क लेडी। जी हाँ, पहला जो उन्होंने 1 से लेकर 126 सॉनेट उन्होंने मिस्टर WH को एड्रेस किया है, और उसके बाद की जो सॉनेट बचती हैं उनको 28 सॉनेट जो बचती हैं यानी 28 सॉनेट, उनमें क्या किया है उन्होंने, डार्क लेडी को एड्रेस किया है। तो ये आप जाने रहिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो शेक्सपियर साहब ने आप जानिए इसको कि शेक्सपियर साहब ने 154 सॉनेट लिखी है, जिसको दो लोगों को एड्रेस किया है। पहला 1 से 126 तक की सॉनेट को एड्रेस किया है मिस्टर WH को, और उसके बाद जो है 28 जो सॉनेट बचती हैं, यानी 127 से लेकर 154 तक की सॉनेट जो है उसमें एड्रेस किया है डार्क लेडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इज़ द ग्रेटेस्ट एपिक रिटन बाय मिल्टन। जी हाँ, जॉन मिल्टन की बात हो रही है दोस्तों, बहुत ही फेमस पोएट हैं, इंग्लिश के बहुत ही फेमस पोएट हैं जॉन मिल्टन साहब। तो उनके बारे में बात हो रही है कि उनकी जो सबसे महान या जो महाकाव्य उन्होंने लिखा है, एपिक जो उन्होंने लिखा है, अर्थात महाकाव्य जो उन्होंने लिखा है, सबसे महान महाकाव्य वो कौन सा है, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। इस कविता, इस आपके चैप्टर में, मतलब आपके कोर्स में उनका जो चैप्टर इंक्लूड है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और ये पूछ रहा है कि कौन सा उन्होंने महाकाव्य लिखा है। तो पैराडाइज लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है ये। पैराडाइज लास्ट इज़ द ग्रेटेस्ट एपिक रिटन बाय मिल्टन, यानी पैराडाइज लास्ट जो है वो सबसे महान महाकाव्य है जो मिल्टन द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप जाने रहिएगा दोस्तों, पैराडाइज लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु रोट पैराडाइज लास्ट, तो आप लिख सकते हैं कि जॉन मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये उनकी, जॉन मिल्टन साहब की बहुत ही फेमस एपिक है, फेमस महाकाव्य है, फेमस कविता है आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, व्हेन वाज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न पब्लिश्ड। जी हाँ, ओड ऑन या ग्रेसियन अर्न कब पब्लिश हुई थी, इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो आंसर में जाने रहिए, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न वाज पब्लिश्ड इन 1820, यानी 1820 ईस्वी में ग्रेसियन अर्न का पब्लिकेशन हुआ था, प्रकाशन इसका हुआ था। जी हाँ, इसके प्रकाशक कौन थे, इसके राइटर या कंपोज़र इसके कौन हैं, तो इसके कंपोज़र जाने रहिए दोस्तों क्या कौन है, जॉन कीट्स साहब। जी हाँ, आपके कोर्स में ये कविता जो है इंक्लूड है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। तो ये जॉन कीट्स साहब का लिखा हुआ, उनके द्वारा मतलब रची गई ये रचना है, अर्थात ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न,
जॉन कीस्ट की रचना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न जो है किसने लिखा है, या हु रोट ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, या हु कंपोज्ड ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, तो आप बताएंगे जॉन कीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द सैडेस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, अंग्रेजी साहित्य में सबसे उदास कवि के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अंग्रेजी साहित्य में सबसे उदास कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो आंसर में आप जान लीजिए दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड। जी हाँ, मैथ्यू आर्नोल्ड साहब को इज़ द सैडेस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, मैथ्यू आर्नोल्ड को सबसे सैडेस्ट पोएट के रूप में अंग्रेजी साहित्य में जाना जाता है, यानी सबसे दुखी कवि के रूप में अंग्रेजी साहित्य में जाना जाता है। किसको? मैथ्यू आर्नोल्ड को। जी हाँ, डॉबर बीच इनकी जो कविता है वो आपके कोर्स में इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द पोएम बाई लास्ट डचेस। जी हाँ, ये पोएम जो है लास्ट डचेस जो है किसने कंपोज की है, किसके द्वारा ये रची गई है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो आपके कोर्स में इंक्लूड है, रॉबर्ट ब्राउनिंग कंपोज द पोएम माई लास्ट डचेस, यानी माई लास्ट डचेस जो पोएम है इसको किसने कंपोज किया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब ने कंपोज किया है। तो ये 10 क्वेश्चन दोस्तों सेक्शन ए के आपके हो गए। सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, जिनका आंसर आपको पहले ही निर्देश में बताया गया कि 50 वर्ड्स में देना है। तो 50 वर्ड्स में के लगभग आपको देना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद आपका शुरू होगा सेक्शन बी, यानी सेक्शन ए आपका क्लियर हो जाता है। पहले क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन आपको दे दिए गए थे छोटे छोटे। अब उसके बाद सेक्शन बी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। सेक्शन बी में अब देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है, यानी इस सेक्शन का भी नोट लिखा हुआ है, इसको कैसे आपको सॉल्व करना है ये निर्देश दिया गया है। देख लीजिए क्या लिखा है निर्देश में, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चन इस सेक्शन के भी आपको करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो देना है इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कितने शब्दों में, लगभग 200 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, यानी इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन, और टोटल ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एलजी। जी हाँ, एलजी क्या है, एलजी क्या है, फॉर्म ऑफ पोएट्री है दोस्तों। एलजी लिरिक्स, सोनेट, ओड, ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं, यानी काव्य के रूप में है। पहला यूनिट जो आपका है, आपको जो पहली यूनिट पढ़ना है वो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है। पोएट्री के कितने प्रकार लगभग इंक्लूड किए गए हैं आपके इसमें, आपके कोर्स में, तो यही पढ़ना है। तो ये आपका व्हाट इज़ द एलजी, एलजी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन इट, यानी इसकी परिभाषा लिखना है आपको। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो है इसको आपको क्वेश्चन जो है वो बताया जा रहा है मॉडल पेपर के रूप में। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं देख पाते हैं तो जैसा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, इस क्वेश्चन आगे के जो सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं इनके आंसर जो हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा आपको। यानी आप अगले वीडियो जो आएंगे उस वीडियोज़ में 2-2, 4-4 करके आप क्वेश्चन सारे देख सकते हैं, उनके आंसर आप देख सकते हैं। कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं जिनके मतलब कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर उस वीडियो में मिल सकते हैं। अब जिनके आपको मिल जाएंगे, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर बीए सेकंड सेमेस्टर आप ओपन कर लीजिए। ओपन करके उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीडियो इंक्लूड हैं, जिनको आप देख लीजिए उनमें कौन से क्वेश्चन जो हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कौन से क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट दिए गए हैं उनको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद के जो क्वेश्चन बचते हैं उनके आपको चैप्टर बाई चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसी में देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया दोस्तों। इसको आपको करना था, OR करके लिखा रहेगा दोस्तों, यानी चाहे तो ये क्वेश्चन करें और अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द थीम इन लिटरेचर। जी हाँ, साहित्य में थीम क्या होता है या पोएट्री में थीम क्या होता है। थीम यानी विषय जो है वो क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। विषय थीम के बारे में ये आपका जो आपके कोर्स में इंक्लूड है। थीम क्या है, प्लॉट क्या, मतलब थीम क्या होता है, ये सब टोन क्या है, मूड क्या है, ये सारी बातें जो है पोएट्री के ये आपको बताई गई हैं, ये आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 3 आता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए कि राइट द डिफिनीशन ऑफ सिमिली विथ एग्जाम्पल। जी हाँ, फिगर ऑफ स्पीच जो पोएटिक डिवाइस आपका पार्ट है, यूनिट नंबर 3 है, उसी से लिया गया है कि फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों, यानी अलंकार जिससे आप कहते हैं। अलंकार आपने पीछे के कोर्स में पढ़ा होगा, इंटर तक आपने अलंकार जरूर पढ़ा होगा। तो अलंकार में क्या पूछ रहा है कि सिमिली को परिभाषित करिए और उसका एग्जाम्पल भी लिखिए। यानी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप सारे लोग जानते होंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं जानते तो सारे फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो ये आपको बताना है दोस्तों कि सिमिली क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं। ओ आर करके अथवा करके इसमें भी दिया रहेगा, यानी चाहे तो ये क्वेश्चन करें और चाहे अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो इसके नीचे जो अगला क्वेश्चन लिखा गया है उसको आप कर सकते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन लिखा है, राइट अ नोट ऑन द ग्रेटनेस ऑफ शेक्सपियर एज अ सोनेटियर। जी हाँ, एक नोट लिखना है, एक लेख लिखना है आपको कि शेक्सपियर साहब एक महान सोनेटियर थे। शेक्सपियर साहब एक महान सोनेटियर थे, इस पर आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि राइट द समरी ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जी हाँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है, यानी जॉन मिल्टन साहब की ये पोएम है, आपको पहले भी बताया गया, बहुत ही फेमस कविता है दोस्तों। इसको आप इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी कर लीजिएगा, ज़रूर क्वेश्चन इसके बारे में आपको मिलेगा पेपर में। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है, इसकी आपको क्या करना है, समरी लिखना है, अर्थात इसका सारांश लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों है, इसका वीडियो जो है, यानी ये क्वेश्चन और ऊपर वाला जो ये क्वेश्चन है कि शेक्सपियर साहब एक महान सोनेटियर थे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ओ आर करके अथवा करके दिया गया है कि हाउ डज द पोएट चैलेंज द स्पिरिट ऑफ ऑप्शंस। जी हाँ, प्रेजेंस इन ऑप्शंस जो आपकी एक पोएम है, आपके कोर्स में इंक्लूड है, उसी पोएम से क्वेश्चन है, उसी चैप्टर से कि हाउ डज द पोएट चैलेंज, कैसे पोएट चैलेंज करता है द स्पिरिट ऑफ ऑप्शंस, यानी ऑप्शंस की जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसको कैसे वो चैलेंज करता है। तो ये बात आपको बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि राइट द थीम ऑफ द एस्से ऑन मैन। जी हाँ, एस्से ऑन मैन जो आपका ये चैप्टर है, आपकी पोएम जो है, इसकी क्या करना है, आपको थीम लिखना है, इसके विषय के बारे में बताना है कि मेन विषय जो है एस्से ऑन मैन का वो क्या है। ओ आर करके दिया गया है अथवा करके दिया गया है, चाहे तो ऊपर वाला क्वेश्चन करें, अगर वो कम आता है आपको तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ग्रेसियन अर्न। जी हाँ, ग्रेसियन अर्न की जो है सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, अर्थात केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय भाव होता है, तो कविता का केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यानी कविता का केंद्रीय भाव लिखना है। कौन सी कविता का, ग्रेसियन अर्न, जो जॉन कीट्स द्वारा कंपोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि हुज डेथ इज मॉर्ड बाई टेनिसन, यानी टेनिसन जो आपके जो पोएट हैं उनके द्वारा जो है उनकी कविता में किसकी डेथ पर, किसकी मृत्यु पर विलाप किया गया है, ये आपको बताना है। तो उनके एक फ्रेंड थे, उन्हीं के बारे में उन्होंने लिखा है, विलाप किया है उस कविता में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओ आर करके अथवा करके दिया गया है कि चाहे तो ये करें, चाहे तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी सेक्शन बी में जितने क्वेश्चन आपके रहेंगे सब में ओ आर करके दिया रहेगा अथवा करके, यानी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में करना है दोस्तों। 5 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा ओ आर यानी अथवा कर करके, 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से केवल 5 प्रश्न ही आपको करने होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया, डिस्क्राइब एंटी लव। जी हाँ, डिस्क्राइब एंटी लव इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफाक। जी हाँ, जो ये पोएम आपकी है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफाक, टी.एस. इलियट साहब की, इसको क्या करना है, एंटी लव का इसमें क्या करना है आपको, इसके बारे में वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है, एंटी लव के बारे में डिस्क्राइब करना है, इसका वर्णन करना है। अब आते हैं दोस्तों, ये सेक्शन बी आपका क्लियर हो रहा है। सेक्शन सी पर आ जाते हैं और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सेक्शन सी में आपको इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन सी में आप देखते हैं, सेक्शन बी आपका क्लियर हो गया। सेक्शन सी में देखते हैं कि नोट एक बार फिर से दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, केवल 2 प्रश्न इसमें से करने हैं। हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करना है, केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें देना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए इन अबाउट 500 वर्ड्स। जी हाँ, 500 शब्दों में इस क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। करने केवल 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये लॉन्ग आंसर है, इसलिए इसको विस्तृत उत्तरीय टाइप के
आप कह सकते हैं। तो इसमें 500 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यानी पेपर का 7वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आ सकता है, इस पेपर में इंक्लूड किया गया है। देखिए, व्हाट इज़ द मीटर। जी हाँ, मीटर क्या चीज़ है। पोएम की जो रचना की जो प्रक्रिया है उसमें मीटर, सिलेबल, प्रोसोडी, ये सब, रिटोरिक, ये सब क्या चीज़ें हैं उसमें यूज होता है। राइम स्कीम है, ये सारी चीज़ें जो है काव्य की रचना में यूज होते हैं। तो मीटर क्या चीज़ है इसको आपको परिभाषित करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं, यानी लॉन्ग आंसर है 500 शब्दों में डिटेल में इसके बारे में आपको लिखना होगा कि मीटर क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, एग्जाम्पल भी आपको देना होगा। ये सारी बातें आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सोनेट। सोनेट क्या चीज़ है। जी हाँ, कविता का रूप अभी बताया गया। सोनेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्हाट इज़ द सोनेट इसके बारे में जान लीजिएगा। सोनेट क्या है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। जी हाँ, शेक्सपियर साहब की सोनेट के प्रमुख गुण जो हैं उनके बारे में दोस्तों बताना है। जी हाँ, सोनेट क्या है और शेक्सपियर साहब के सोनेट के प्रमुख गुण क्या हैं, ये बात आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि राइट एन एसे ऑन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्टन एज अ पोएट। यानी मिल्टन साहब एक कवि के रूप में, मिल्टन साहब के कवि के रूप में उनके प्रमुख गुणों का वर्णन करना है। उस पर क्या करना है, एक यस्य लिखना है, यानी एक निबंध लिखना है। यानी मिल्टन साहब के, जॉन मिल्टन की बात हो रही है, मिल्टन साहब के प्रमुख गुणों का वर्णन एक कवि के रूप में करना है। यानी एक कवि के रूप में मिल्टन साहब के प्रमुख गुणों का वर्णन करना है, उस पर एक निबंध लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। डिस्कस ग्रे एज अ रोमांटिक पोएट। जी हाँ, ग्रे साहब जो हैं वो क्या हैं, एक रोमांटिक कवि हैं, एक रोमांटिक पोएट हैं। इस बारे में दोस्तों बताना है कि ग्रे साहब जो हैं, थॉमस ग्रे की बात हो रही है। कंट्री रिटर्न इन चंची एलजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, जो ये पोएम आपकी है, एन एलजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, ये कविता जो आपकी है उसी के राइटर थॉमस ग्रे हैं। तो थॉमस ग्रे साहब एक रोमांटिक पोएट हैं, एक क्लासिकल पोएट हैं। इसके बारे में क्या करना है, आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ द प्रोसोडी, डिस्क्राइब इट। प्रोसोडी क्या है, अभी आपको बताया गया कि कविता रचना की जो ये प्रक्रिया है, रचना का जो तरीका है, सिस्टम जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है, वो वही चीज़ जो है प्रोसोडी भी उसमें इन्वॉल्व है। वर्सिफिकेशन, प्रोसोडी, मीटर, ये सब क्या है उसी के पार्ट हैं। तो ये क्या चीज़ है, प्रोसोडी क्या है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। रिटोरिक क्या होता है, ये सब जाने रहिएगा दोस्तों। तो ये 5 क्वेश्चन टोटल इस सेक्शन में थे दोस्तों। 5 क्वेश्चन में आपको केवल 2 क्वेश्चन करना रहता है, यानी लॉन्ग आंसर में केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।